और एक एक करके उसके साथ 100 लोगों ने 44 दिन तक दरिंदगी के साथ बलात्कार किया। जिंदा रहने के लिए उसे जिंदा कॉकरोच दिए जाते थे और पीने के लिए उसे अपना यूरिन पीना पड़ता था। इस लड़की का लेफ्ट ब्रेस्ट को काट दिया जाता है और इस लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर बल्ब, सुई और भी बहुत सी चीज़ें डाली गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज कहानी बहुत मुश्किल से पूरी की है। आज की कहानी हम सब के लिए सुनना और उससे सबक लेना ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे निर्भया की कहानी आज तक याद है। जब मैं अपनी नेवी की ट्रेनिंग पूरी करके 2012 के लास्ट मंथ में जब घर आया था, तब पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा थी और मुझे उस ऑटो वाले ने बताया था, जिस ऑटो से मैं स्टेशन से घर जा रहा था, उस निर्भया कांड के बारे में। और आज तक मुझे यही लगता था कि जो निर्भया के साथ हुआ उससे खौफनाक, उससे दर्दनाक आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे ये पता चला कि यह हादसा निर्भया कांड से कहीं गुना ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक है। दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ क्योंकि आज मुझसे बोला नहीं जा रहा, जबकि बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। कहानी को सुन के थोड़ा सा बीमार सा महसूस कर रहा था और दिमाग जैसे सुन पड़ गया। दोस्तों, कहानी है 25 नवंबर 1989 की। एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की थी जो कि जापान के टोक्यो में रहती थी। इसका नाम था जुमको फुरुता। सिर्फ 17 साल की उम्र थी। इस हादसे से 3 दिन पहले इसका जन्मदिन था। ये लड़की पास ही के स्कूल में पढ़ा करती थी। उस स्कूल में एक और लड़का पढ़ता था जिसका नाम था मियानो। जुमको काफ़ी खूबसूरत थी, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। मियानो उसे प्रपोज करता है लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो किसी के साथ भी रिलेशन में आना पसंद नहीं करती थी और बात काफ़ी पुरानी हो जाती है। अच्छा, जुमको स्कूल के बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर भी पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो एक दिन ऐसे ही ये स्कूल जाती है और फिर रोज़मर्रा की तरह इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाती है जॉब के लिए। फिर साइकिल से ये अपने घर को जा रही होती है तो जाते हुए मियानो उसे देख लेता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हमारे इंडिया में गैंगस्टर ग्रुप होते हैं, ऐसे ही जापान में उस वक्त का एक गैंगस्टर ग्रुप था, याकुजा, और मियानो उसी याकुजा ग्रुप का था। अब मियानो जुमको के पास जाता है और कहता है कि काफ़ी देर हो गई है तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो जुमको उसे मना कर देती है। अब इसके साथ 4 दोस्त और थे जो कि जुमको ने नहीं देखे थे। अब मियानो दूसरी ट्रिक लगाता है कि अपने दोस्तों के पास ये जाता है और उन्हें समझाता है और प्लान के तहत वो चारों लड़के जाके जुमको से छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं कि गुंडे लड़की को छेड़ते हैं और हीरो उसे बचाता है। तो ऐसे ही ये सब उनको गुंडे बना के भेजता है और उसके बाद मियानो आके एंट्री करता है और जुमको को उन लड़कों से बचाता है, जैसा कि प्री प्लान था, और ये हीरो बन जाता है। तो जुमको को लगता है कि ये अच्छा लड़का है, जेन्युइन है, और वो उसकी बातों में आ जाती है। तो जुमको सोचती है कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए और वो उसके साथ चल देती है। मियानो उसे घर पर ले जाकर कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं अंदर से कोई सामान लेकर के आता हूँ। अब तक जुमको को उस पर शक नहीं था, लेकिन उसके बाहर से गेट लगा दिया जाता है और अब जुमको अगवा हो चुकी थी। अब ये 5 बारी बारी से उसके कमरे में आते हैं और पूरी रात उसका बलात्कार करते हैं। अब यहाँ जुमको की फैमिली, जो कि पूरी रात से जुमको का इंतज़ार कर रही थी, बहुत परेशान हो जाती है और वो रो धोकर अगले दिन जुमको की फैमिली पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट लिखवा देती है। अब यहाँ ये 5 लड़कों में से एक को ये खबर मिल जाती है कि जुमको की फैमिली ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दिए। तो अब उन्हें डर लगता है कि पुलिस उनका ज़रूर पता लगा लेगी। तो ये 5 जुमको से कहते हैं कि तुम्हें अपनी और अपनी फैमिली की जान अगर प्यारी है, क्योंकि हम याकुजा गैंग के हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान ना हो तो उनसे कहो कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्तों के साथ कई दिनों के लिए बाहर घूमने आई हूँ और मुझे कुछ दिन लगेंगे, तो मेरी फ़िक्र मत करो और रिपोर्ट दोबारा ले लो जो तुमने पुलिस स्टेशन में लिखवाई है। तो जुमको ऐसा ही करती है, वो घर वालों को फ़ोन करती है और ये सब कहती है। घर वालों को कुछ खटकता है, लेकिन उनके पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनको जुमको ने खुद अपनी ज़बानी कहा था, तो क्या कर सकते हैं। जबकि घर वालों को पता था कि जुमको ने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। तो अब जुमको को घर वाले पुलिस रिपोर्ट वापस ले लेते। शायद ये जुमको की बदकिस्मती थी। खैर, अब ये 5 सोचते हैं कि हमें अब घर बदल देना चाहिए, यहाँ पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वे उसे एक ऐसी जगह शिफ्ट कर देते हैं जहाँ आसपास का एरिया थोड़ा सूना होता है, जहाँ इन्हें ज़्यादा डर नहीं था। अब यहाँ से कहानी की दरिंदगी शुरू होती है। यहाँ वो होता है कि शायद वो ज़मीन, वो दीवारें जिसने ये सब देखा था, वो भी रोई होंगी। कहा जाता है कि वहाँ उस गैंग के करीब 100 लोगों ने कई बार, कई दिनों तक जुमको का रेप किया। इसी बीच एक दिन ऐसा भी होता है
कि उन गैंग में से एक लड़का उसे रेप करने जब आता है तो उसका फ़ोन वहीं गिर जाता है। तो जुमको मौके का फ़ायदा उठा के पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन मियानो जुमको को देख लेता है और वो जल्दी से उसका फ़ोन छीन लेता है। हालांकि पुलिस का वापस कॉल भी आता है, लेकिन मियानो कह देता है कि ये गलती से फ़ोन लग गया था, तो वो पुलिस फ़ोन काट देती है। पुलिस को शक इसलिए नहीं होता क्योंकि पुलिस ने जुमको की आवाज़ नहीं सुनी थी। दोस्तों, इस घर में एक और फैमिली रहती थी, उसमें एक छोटा बच्चा भी था। तो वो समझ जाता है यहाँ एक लड़की है और उसे ज़बरदस्ती लाया गया है, जिसको इन्होंने एक कमरे में बंद कर रखा है और उसके साथ ये गलत कर रहे हैं। तो अपने माँ बाप को सब कुछ बताता है, लेकिन माँ बाप जानते थे कि ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वो कुछ नहीं कहते, चुप हो जाते हैं और पुलिस को खबर नहीं करते। हालांकि वो लोग इस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ को भी कई बार सुना करते थे। जबकि एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक बार पुलिस वाले घर आए थे, लेकिन वो बच्चे के माँ बाप पुलिस को कुछ नहीं बताते कि यहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जुमको को खाने के लिए सिर्फ जिंदा कॉकरोच दिया जाता था और पीने के लिए उसे यूरिन पीना पड़ता था। और भी काफ़ी ज़्यादती वो लोग किया करते थे। एक दिन जुमको का लेफ़्ट ब्रेस्ट काट दिया गया, उसके साथ बहुत अजीब सी हरकतें किया करते थे। उसकी आंखों पर मोमबत्ती रख दी जाती थी, जब तक रखी जाती थी जब तक वो पूरी तरीके से बुझ ना जाए। अब जब वो मोम पिघल के उसकी आंखों पे लगती थी तो हम समझ सकते हैं उस पर क्या बीत रही होगी। इसके अलावा जुमको को करंट की शॉक दिए जाते थे। कई बार जब उनका मन करता था तो वो जुमको को उल्टा लटकाकर पंचिंग बैग की तरह मारते थे और जब तक मारा करते थे जब तक वे बेहोश नहीं हो जाती थी। इसके अलावा सिगरेट पीकर बदन पर दागा करते थे। ये लोग हमेशा जुमको को नग्न अवस्था में ही रखते थे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसके प्राइवेट पार्ट में बल्ब, सुई और भी कई चीज़ें डाला करते थे। और दोस्तों, उस नर्क में जुमको ने 44 दिन बिताए थे। अब जो ये सब हो रहा है उसका अंत कैसे होता है? एक दिन मियानो एक गेम खेलता है और जुमको से कहता है कि हम एक गेम खेलते हैं, अगर तुम इसमें जीत गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब यह जुमको की किस्मत अच्छी थी या फिर इसकी बदकिस्मती थी कि ये जुमको का आखिरी दिन था। जुमको उस गेम में जीत जाती है। मियानो को जुमको पर बहुत गुस्सा आता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे बहुत पीटता है और गुस्से में पेट्रोल लाता है और थोड़ा सा पेट्रोल डाल के उसे आग लगा देता है। और वो ऐसा बार बार करता है, थोड़ी थोड़ी जगह को जलाता है और उसको बुझा देता है, मतलब धीरे धीरे करके उसे तड़पा तड़पा के तकलीफ देता है। लेकिन पेट्रोल मियानो के हाथ से ज़्यादा गिर जाता है और पूरी तरीके से बॉडी में आग लग जाती है कि पेट्रोल पूरे बदन में थोड़ा थोड़ा करके सब जगह डाला गया था। जुमको पूरी तरीके से जल भुन जाती है और इस तरीके से इतनी दर्दनाक तरीके से जुमको की मौत हो जाती है। अब ये लोग सोचते हैं कि इस बॉडी का करना क्या है, तो ये लोग एक सीमेंट के ड्रम में उसे डाल देते हैं। अब यहाँ पुलिस को कैसे पता चलता है? काफ़ी टाइम बीत जाता है। मियानो को पुलिस वाले किसी और केस में पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ की जाती है। अब उस एरिया के अंदर एक और कत्ल हो जाता है किसी लड़की का, तो पुलिस वाले बस अंधेरे में तीर चलाते हैं और मियानो से कड़ी पूछताछ करते हैं कि तुमने एक और लड़के का मर्डर किया है। हालांकि वो मर्डर मियानो ने नहीं किया था, लेकिन मियानो को लगता है कि शायद ये जुमको की बात कर रहे हैं और इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। तो ये बता देता है कि हाँ, मैंने ये क्राइम किया है और जुमको के बारे में जो भी उसने कुछ किया था वो सब कुछ बताता है। तो पुलिस वालों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि जो हमारे सामने ये इंसान बैठा है, ये इंसान है भी या नहीं। शायद अगर पुलिस वालों को कानून और नौकरी का डर नहीं होता तो शायद वो उस वक्त मियानो को मार देते। खैर, उससे जुमको की लाश के बारे में पूछा जाता है तो वो जगह बता देता है कि बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। जब पुलिस वाले उसकी लाश को देखते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जुमको के पूरे बदन पर ऐसी कोई जगह खाली नहीं थी जहां उसे टॉर्चर नहीं किया गया हो। लग रहा था जैसे भेड़ियों ने बहुत दिनों तक जुमको को नोचा हो। पुलिस वालों ने अपनी हिस्ट्री में ऐसा क्राइम कभी नहीं देखा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब इंसानों ने किया है। अब दोस्तों, इन सब लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट में इन्हें लाया जाता है। तब इनकी उम्र 17 साल और 17 साल से कम थी। तो वहाँ के कानून के हिसाब से, जबकि वो 18 साल के नीचे थे, तो वहाँ के रूल्स के हिसाब से ना तो इनका फ़ोटो और नाम अखबार में पब्लिश नहीं किया जा सकता था और उनको वो सज़ा नहीं दे सकते थे जो कि एक एडल्ट को दी जाती है। लेकिन वहाँ एक जर्नलिस्ट होता है, जब उसे ये पता चलता है कि एक लड़की के साथ इतना घिनौना काम और दरिंदगी के साथ उसे मौत दी गई है, तो वो कहता है कि ऐसा काम करने वाले बच्चे नहीं हो सकते और इनको बच्चों के जैसे सलूक नहीं करना चाहिए, बल्कि एक एडल्ट समझ के, बल्कि हैवान समझ के इसे सज़ा देना चाहिए। तो वो इनकी फ़ोटो के साथ
पूरी स्टोरी अखबार में छाप देता है। उसमें जुमको फुरुता की भी फ़ोटो आती है और जब पूरे देश में ये बात फैलती है तो सबके हाथ पांव कांप जाते हैं, उनका खून खोल जाता है। अब सारे के सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुनाई तो वो उसका भी खून खोल रहा था, क्योंकि उसने सब कुछ सुना था। तो उसने मियानो को 17 साल की सज़ा सुनाई थी और बाकी 4 लड़कों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई थी। और जाहिर सी बात है, जो भी इनकी हरकतों को सुनता था उसका खून खोल जाता था। अब ये पांचों मुजरिम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। अब इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, ये लोग इस बात की अपील करते हैं कि हम एडल्ट नहीं हैं, अंडर 18 हैं, तो हमें उस हिसाब से सज़ा देनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में महिला जज थी, जब वो इनके बारे में सुनती है तो उसे जुमको के बारे में हमदर्दी आती है और इसे बहुत गुस्सा आता है और ये सज़ा कम करने के बजाय उल्टा इनकी सज़ा 3-3 साल बढ़ा देती है। मतलब मियानो की 17 से बढ़कर 20 साल की हो जाती है और बाकी चारों की 7 साल से बढ़कर 10 साल हो जाती है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें 2023 की, तो ये लोग अब तक छूट चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनकी सज़ा सिर्फ यही है? क्या इन लोगों ने जो किया, क्या वो कोई इंसान कर सकता है? मैंने जब इनकी कहानी सुनी, मुझे अपने आप पे होने का यकीन नहीं हो रहा था। मेरा बोलना आसान है, आपका सुनना आसान है, लेकिन जुमको के साथ जो हुआ वो कितना भयानक होगा। वो 44 दिन तो हमारे लिए थे दोस्तों, उसके लिए तो वो 44 साल थे। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं इनकी सज़ा के बारे में सोच रहा था कि इन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन मुझे कोई ऐसी सज़ा नहीं दिखी जो जुमको को इंसाफ दिला सके। एक 17 साल की बच्ची जिसे पूरी ज़िंदगी देखना था, कुछ बनना था, लेकिन 17 साल की उम्र में ही इसने अपनी इतनी भयानक मौत देखी। आखिर हमारा कानून ऐसा क्यों नहीं है कि मुजरिमों के दिल में क्राइम करने से पहले डर आ जाए? अगर इन लोगों के दिल में कानून को लेकर थोड़ा भी डर होता तो शायद ये क्राइम करने से पहले 100 बार सोचते। शायद आज जुमको जिंदा होती। इसमें गलती किसकी है, इस समाज की या उस माँ बाप की जिन्होंने शायद इन पांचों को सही शिक्षा, सही तालीम नहीं दी, या फिर पुलिस की, या फिर गवर्नमेंट की? दोस्तों, सब कहते हैं कि वक्त बदल गया है, वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए। जब सब कुछ बदल गया है तो कानून व्यवस्था क्यों, पुराने कानून क्यों, जबकि कानून के साथ मुजरिमों के दिल में कभी डर नहीं आता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सऊदी का कानून अच्छा लगता है। वहां का आदमी जब क्राइम करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसे अपनी गर्दन पर चलती हुई तलवार और कटी हुई गर्दन याद आ जाती है। वहाँ खुलेआम सर काटा जाता है, खुलेआम फांसी दी जाती है, ताकि जो भी देखे उसके दिल में मौत तक क्राइम के बारे में ख्याल भी ना आए। क्रिमिनल्स को पता है कि यहाँ पर मुझ पर कोई दया याचिका नहीं चलेगी, पैसे दे के मैं नहीं छूट पाऊंगा, किसी मंत्री के रेफरेंस से मेरी सज़ा कम नहीं हो पाएगी, इसलिए वहाँ पर क्राइम रेट 0.0 समथिंग है। दोस्तों, हमने एक ऐसा देश बना दिया है जहाँ मुजरिमों को पता है कि मेरे पास 100 रास्ते हैं बचने के, या तो रिश्वत, या मंत्री, या बहुत सा पैसा दे के बच जाऊँगा। ऐसा क्यों है दोस्तों? जब हर चीज़ बदली है तो कानून क्यों नहीं? दोस्तों, हमने वो देश बनाया है जिसमें लड़कियां तो बहुत दूर की बात, लड़के भी सेफ नहीं है। हमें खतरा सिर्फ पड़ोसी देश से है या अंदर के दुश्मनों से? क्या सच में हमारा देश आज़ाद हो गया? क्या सच में यही आज़ादी है, या आज भी हम गुलाम हैं अपने ही लोगों के, पुलिस के, गुंडों के, मंत्रियों के? आज मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि अगर पुलिस, मंत्री और कानून व्यवस्था चाहे तो हमारे देश में कभी कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। हमारा देश क्राइम फ्री बन सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे मंत्री अपनी राजनीति और अपनी सीटों में और हिंदू मुसलमान करवाने में बिजी हैं, पुलिस वाले अपनी जेब भरने में बिजी हैं। दोस्तों, अगर सच में हर इंसान देशभक्त होता, हमारा देश आज जन्नत होता। दोस्तों, अगर सच में हम अपने देश को आज़ाद मानते हैं, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, जुमको हो या निर्भया या प्रियंका या फिर श्रद्धा, जिनके साथ जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे से कोई जुमको, निर्भया और श्रद्धा ना बने, किसी के साथ ऐसा ना हो। उसके लिए हमें बदलना पड़ेगा, कानून को बदलना पड़ेगा, इन मंत्रियों को बदलना पड़ेगा, हमें सच्चा इंसान बनना पड़ेगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैनल के सब्सक्राइब से, ताकि मेरी बात देश के हर एक नागरिक और कानून व्यवस्था तक पहुंच सके, ताकि हमारी बहन बेटी सेफ हो सके, ताकि हम हमारे देश को जन्नत बना सके, सच में एक आजाद देश बना सकें। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया मेरा इतना साथ देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।